अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 83 का पार्ट भी थोड़ी देर के लिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर बाद इसको एंड कर देंगे फिर, ठीक है। क्वेश्चन 8 जो दिया था जी, ठीक है। फिलहाल तो IS8 की थ्योरी कराना चाह रहा था, लेकिन स्टूडेंट ने मुझे छेड़ दिया है। वी परचेज एन एसेट ऑन यकम जनवरी। चलें जी, पेज 494 पे आ जाएं, पहले ये कर लेते हैं। वी परचेज एन एसेट ऑन यकम जनवरी 18 फॉर 125 रुपये। लाइफ 4 साल है, रेजल वैल्यू 5 रुपये है। 18 गुजर गया, 19 में कोई चेंज आ रहा है, ठीक है। मैं टाइमलाइन बना देता हूँ। तो यकम जनवरी 18 को हमने एक एसेट खरीदा था, ठीक है जी, और इसकी सवाल चुप है तो स्ट्रेट लाइन लगाएंगे ना। कॉस्ट है 125, रेजल वैल्यू है 5 और यूजफुल लाइफ है 4 साल, ठीक है। क्या आता है जी? 30 रुपये। ये जनाब 125 वाला एसेट 30 रुपये डेप्रीशिएट हो चुका था, 1 साल गुजर चुका था, 2018 का साल गुजरा था, 2019 का साल शुरू होते ही 19 वाले साल में क्या हुआ है, एस्टीमेट में चेंज आ गया, ठीक है जी। तो इसी दिन आपको पता है हम बुक वैल्यू निकालते हैं, कितनी है जी? 95, ठीक हो गया। अब इस साल की जो डेप्रीसिएशन है नए एस्टीमेट के हिसाब से वो कितनी बनती है? नए एस्टीमेट के हिसाब से 95 बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट माइनस रेजल वैल्यू में कोई चेंज आया है विद न्यू रेजल वैल्यू ऑफ 3 रुपीज़ -3, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय। अब इसकी ओरिजिनल लाइफ क्या थी? ओरिजिनल लाइफ 4 थी, 1 साल गुजर गया था और यहाँ खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ बनती कितनी थी? 3। लेकिन वो कह रहा है इट इज एस्टिमेटेड दैट रिमेनिंग लाइफ इज 2 years ओनली। तो रिमेनिंग लाइफ इस दिन खड़े होकर कितनी रह गई है? अब देखो मैं पूरी टाइमलाइन बना ही नहीं रहा, जैसे सिखाया था वैसे ही करूँगा, ठीक है ना। तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है जी? 2। तो नए स्टाफ से डेप्शन कितनी आ गई? 46। पुराने हिसाब से कितनी होनी थी? तो इस साल क्या इम्पैक्ट पड़ा है? अब ये काम टाइमलाइन पे नहीं करना होता जी, ये काम टाइमलाइन में नहीं करना होता, ये वर्किंग में करना होता है, ठीक है। मांगा हमसे क्या गया था? चेंज इन एस्टीमेट का नोट। वी परचेज, तो वी लिमिटेड कंपनी नेम, कंपनी नेम आएगा, फिर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड। अब किस साल में ये नोट बना रहे हो? 31 दिसंबर 19 वाले साल में। एस्टीमेट तो चेंज साल के पहले दिन ही होता है जी। अब कोई नंबर बताओ, ऐसे ही 15 नंबर आज 26 भाई कह रहे हैं जी, 26 चेंज इन एस्टीमेट। फरमाइशें चेक करो इन्होंने, लेकिन आप लोग ये इतनी शफकत करके जो आते हैं, आपकी हर फरमाइश पूरी की जाएगी, चाह ना मांग लेना जी। अब आपने ये अंग्रेजी लिखनी है ड्यूरिंग द ईयर। अब ये 19 के लिए है और चेंज इन एस्टीमेट सिर्फ करंट ईयर को छेड़ते हैं हम, पिछले सालों को नहीं छेड़ते, करंट और फ्यूचर को फिर सही करते हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर it is estimated that remaining life is 2 only, या remaining life has changed from 3 to 2, कुछ भी लिख लें, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर रेजिडुअल वैल्यू, रिमेनिंग लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू, रिमेनिंग लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू has changed from 2 years, has changed from 3 years and ₹5 to 2 years and ₹3। अब मैंने ये ज़बरदस्ती इकट्ठा कर दिया है, आप अलग भी कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग लिख लें, ठीक है ना। बस कुछ लिख दें, बता दें कि क्या चेंज आया, जो एस्टीमेट में चेंज है बता दें। अब द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज, द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज एज फॉलोज जी, फरमाइए।
एक मिनट पॉज कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज एज फॉलोज। अब इंक्रीज या डिक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट्स और इंक्रीज या डिक्रीज इन फ्यूचर ईयर प्रॉफिट्स, पूरा लिखना है आपने परिचय में। इसके लिए अब एक छोटी सी वर्किंग करेंगे, ठीक है। चलो अब वर्किंग यहां पे करवा देता हूं मैं आपको। अब वो ऊपर टाइमलाइन तो मैंने छुपा दी, ठीक है जी। डेप्रीसिएशन अंडर ओल्ड एस्टीमेट, और भी छोटा कर दें इसको, ओल्ड एस्टीमेट डेप्रीसिएशन। चलो शॉर्ट जी। पुराने एस्टीमेट के हिसाब से तो 125 कॉस्ट थी, 5 रेजुअल वैल्यू थी, डिवाइडेड बाय 4, कितनी डेप्शन आनी थी 30। न्यू एस्टीमेट के हिसाब से बुक वैल्यू, अब ये ज़बानी निकालनी पड़नी थी आपको, कैलकुलेटर पे निकाल लो, उसको सिर्फ शो करना होता है। तो 125 माइनस 30 करके 95, रिवाइज रेजुअल वैल्यू कितनी 3, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ 2, क्या आंसर आता है 46। अब डेप्शन करंट ईयर की इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज इन करंट ईयर डेप्रीसिएशन हमने इंपैक्ट निकाल लिया 16 रुपये से, बस। अब नोट बन रहा है, इधर देखो, करंट ईयर पूरा लिख देता हूँ। चलो करंट ईयर में क्या है जी, करंट ईयर में क्या हुआ जी, ये ऐसे ही आपने करवाया मुझसे ये काम जी। इंक्रीज डेप्रीसिएशन में है, डेप्रीसिएशन बढ़ गई कितने से 16 से, जिस वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा 16 से। ये वर्किंग है ना, तो तीर लगा रहे हैं, कोई मसला नहीं जी। अब फ्यूचर ईयर आना है। अच्छा, अब ये ना परसों गालिबन जाते हुए एक स्टूडेंट ने यहाँ से मुझसे पूछा था कि रेजुअल वैल्यू का करंट ईयर पे इंपैक्ट नहीं आता। अब रेजुअल वैल्यू का करंट ईयर पे इंपैक्ट आ तो गया है, आपको नहीं नजर आ रहा कि डेप्रीसिएशन लेते हुए पुरानी रेजुअल वैल्यू 5 ली हमने और नई 3 ली, तो जब रेजुअल वैल्यू चेंज किया तो उसका असर डेप्शन एक्सपेंस पे पड़ गया ना, तो इसलिए करंट ईयर पे तो इसका इंपैक्ट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। जिसने भी सवाल किया था, मुझे नहीं याद किसने किया था सवाल, ये समझ आ गई बात, उसी दिन आ गई थी या अभी आई है, वैसे उस दिन आ जानी चाहिए थी। चलें अब क्या करें जी, एज इट इज इसको उठाएं और उल्टा दें, उल्टी कर दें जी। डेप्शन कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ये तो पुरानी बात। अब बीच में रेजुअल वैल्यू वाली लूज फ्राई हुई, तो अब उसको ले लेते हैं। रेजुअल वैल्यू में इंक्रीज भी आ सकता है, डिक्रीज भी आ सकता है, एस्टीमेट चेंज जो होना है। अब हमारे चेंज में क्या हुआ है, 5 से 3 पे आई है, 5 से 3 पे, तो रेजुअल वैल्यू में कमी हुई है कितनी। मैंने कहा था इसके दरमियान डेप्रीसिएशन को डाल लें वरना गले पड़ जानी है, मुसीबत ही है, ठीक है। अब रेजुअल वैल्यू दिमाग में लाओ, माइनस होती है, ठीक है, डेप्शन निकालने से पहले रेजुअल वैल्यू माइनस होती है। ये फिगर जितनी बढ़ाते जाओगे डेप्रीशिएबल अमाउंट कम होगी, डेप्शन अमाउंट जितनी कम होगी डेप्शन उतनी कम होगी। अब रेजुअल वैल्यू कम हुई है कि बढ़ी है, रेजुअल वैल्यू कम होने का मतलब डेप्रीशिएबल अमाउंट का बढ़ना, यानी डेप्रीसिएशन का बढ़ना होता है। नहीं समझ आए तो यूं कर लिया करो, ऐसे ही अज्यूम कर लिया करो जी, 100 रुपये का एसेट है, अगर 5 रुपये रेजुअल वैल्यू है तो इसको 10 करो, इसको 20 करो, ठीक है, 25 कर लो। अच्छा, लाइफ भी बराबर करनी है ना जी। और लाइफ अगर 4 साल है तो क्या आता है जी, आंसर क्या आता है, डेप्शन क्या आती है जी 20 आती है। और अगर मैं रेजुअल वैल्यू को कम कर लूँ और ये 4 ही रखूँ तो क्या आ गया, तो ऊपर वाले का आंसर क्या आता है वैसे, 75 को डिवाइड बाय 4 करो, कर लो 18 पॉइंट। और अगर रेजुअल वैल्यू को कम करते हैं तो 20, यानी रेजुअल वैल्यू के कम होने से डेप्रीसिएशन बढ़ेगी। तो ये असर ऐसे भी निकाल सकते हो अगर वहाँ समझ ना आ रहा हो पर्चे में, तो वैसे तो ज़बानी सोचा करो कि रेजुअल वैल्यू माइनस होती है डेप्रीसिएशन निकालते हुए, तो डेप्रीशिएबल अमाउंट, जितनी रेजुअल वैल्यू बढ़ाओगे डेप्रीशिएबल अमाउंट उतनी कम होगी, और जितनी रेजुअल वैल्यू कम करोगे डेप्रीशिएबल अमाउंट ज़्यादा होगी, और डेप्रीशिएबल अमाउंट जितनी ज़्यादा है डेप्शन उतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर रेजुअल वैल्यू कम करेंगे तो डेप्रीशिएबल अमाउंट ज़्यादा होगी तो डेप्रीसिएशन भी जी। तो प्रॉफिट, डेप्शन के बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा, कितने से 2 से। अब इसको नेट कर लिया करेंगे जी, प्रॉफिट नेट में फ्यूचर ईयर्स में बढ़ेगा लेकिन 14 से, ठीक है। तो डिक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट्स 16 से और इंक्रीज इन
फ्यूचर ईयर्स प्रॉफिट्स लेकिन 14 से। ये नोट था, पता नहीं क्यों करवाया आपने मुझसे। सोल्यूशन देख लेना था ना, सोल्यूशन में ऐसे नहीं था। सोल्यूशन में क्या था, चेक कर लेते हैं। 1 मिनट खलो जाओ यार, मैंने तस्वीर जोगा कर लेंदे इनू पहले, फिर जो सार शोर शेर शुर करते रहना। क्वेश्चन 5 में नोट बनाना है, आप खुद बना लेना, ऐसे ही बनाना, ठीक है। ये लो तस्वीर बना लो। तो तुमने जो किया फिर वो सही होगा। जो काम नहीं करवाना उस तरफ ना लेके जाओ मुझे। कुछ कल पे रख लो, 5 का कल कर लेना, अब ट्राई कर लेना ना। एक कल भी एक्स्ट्रा क्लास होगी, परसों भी होगी, ये 2-3 दिन कहे हैं ना आप। जुमा निकाला था, एक एक्स्ट्रा क्लास किया हमने किसी दिन, कब किया? ओके ठीक है, कल तो होगी, फिर कल ज़रा लेंथी हो जाएगी। नो शो कुछ नहीं, फिर पूरा हफ्ता चिल भी तो आप लोगों ने करना है। ओके, बता दूंगा कितनी देर की क्लास है, लेनी हो ले लेना, वरना घर जाके ले लेना। इसमें क्या मसला था जी, देख लेते हैं 8 में मसला क्या था। क्यों बच्चों को तो परेशानी हो रही है, क्यों, आखिर क्यों? डिक्रीज इन, ये पता नहीं क्या, ये गलत है। ये तो सोल्यूशन में बेटा ये प्रिंटिंग एरर है। 16 नीचे लिखा नहीं हुआ डिक्रीज, और ये नेट में इंक्रीज। और इदां दी कोई गलती उत्थे तो नहीं है? यहाँ पर तो भाई वो ही नहीं है, नोट बनाना ही नहीं है बस, ठीक है, नोट बनाना ही नहीं। क्वेश्चन बैंक 5, ये पास पेपर है। ये इसकी वर्किंग कहाँ है? वर्किंग बोर्ड पे थी। ये कौन सा सवाल है? मार्वलस, ये तो पता नहीं कब किया था। चलें जी, फिर बताएं मुझे, बताएं फिर। अब मुझे तो मसला है ये कि साल कौन सा है हमारा, साल कौन सा है? 17, ये वाला। और इसी साल के शुरू में चेंज हुआ एस्टीमेट। बोलो, द मैटर अंडर कंसिडरेशन इन व्यू ऑफ सिग्निफिकेंट दिस एंड दिस, इट हैज़ बीन डिसाइड टू चेंज द डेबिशन मेथड फ्रॉम रिड्यूसिंग बैलेंस टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये तो परचेज हुआ था 1 जुलाई 15 पे, लेकिन एस्टीमेट चेंज की बात तो यहाँ पे हो रही होगी, ठीक है ना। अब जब 1 जुलाई 15 पे परचेजा गया था, ठीक है, अब ये काम हमने किया हुआ है क्लास में, इसलिए ना मुझे आप बताओ ज़रा, मैं वर्किंग जो करूँगा इसमें ओल्ड एस्टीमेट वाली डेप्रीसिएशन वो क्या होगी? खरीदा था हमने इसको 80 का, लाइफ 5 साल थी, रेज़िडुअल वैल्यू 16 थी, ठीक है ना। लेकिन मेथड कौन सा था? रिड्यूसिंग बैलेंस। तो इसका मतलब ये पिछले साल के अंदर 1 जुलाई 15 से 30 जून 16 तक ये 80 इंटू वर्किंग की थी, 80 इंटू 27.5% हुआ होगा। और फिर इसका 20 मुझे बता दो, पुराने वाली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाली डेप्शन कितनी है? 20। ये सवाल में किया हुआ काम है, इसलिए मैं दोबारा नहीं करवा रहा। रहन दो पुत्र, रहन दो। 1 जुलाई 15 जो किया हुआ काम है पढ़ रहा है, चुप कर जा, यहीं पे गलती हुई है। अब फ्रॉड आदमी। 80, फिर 30 जून 2016 डेप्रीसिएशन 80 इंटू 27.5 जी 22, फिर बुक वैल्यू 58। ये सारा काम किया हुआ था। ये 30 जून 16 ओल्ड एस्टीमेट वाली डेप्रीसिएशन। अब 58 के ऊपर लगाना है आपने 27.5%, 16 कर लो, 16 जी। जो भी बुक वैल्यू आती है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अब ओल्ड एस्टीमेट वाली डेप्रीसिएशन कितनी है जी इस साल में? ये 16 के अंदर, ये 1 जुलाई 16 से 30 जून 17, ये हमारा साल है ना, इसी के अंदर ये सारी लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो ओल्ड एस्टीमेट वाली डेप्रीसिएशन कितनी है? 16। अब न्यू एस्टीमेट वो कहता है जी स्ट्रेट लाइन पे ले जाओ। स्ट्रेट लाइन पे ले जाए तो सबसे पहले तो मुझे ये बुक वैल्यू चाहिए। ये किस दिन की बुक वैल्यू है? 1 जुलाई
16 की, ठीक है। अब ये 58 माइनस रेजिडुअल वैल्यू को पकड़ो, अगर कोई रिवीजन हुई है तो रिवीजन वाली वरना पुराने वाली। कोई रिवीजन हुई है? बोलो। रिवीजन कोई नहीं हुई तो ये 16 मिलियन पुरानी वाली ही रेजिडुअल वैल्यू आ गई, डिवाइड बाय 16, डिवाइड मल्टी माइनस 16 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब खरीदा किस दिन था इसको? यकम जुलाई 15 को। अब यकम जुलाई 16 तक कितने साल गुजर गए? 1 साल। पहले कितने थे? 5, तो रिमेनिंग जी बोले। अब बताएं जी करंट ईयर पे क्या इंपैक्ट है? डेप्रिसिएशन में क्या है करंट ईयर में? नए एस्टीमेट की वजह से डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन, कितने से? ठीक है, तो बस यही दूसरे साल में भी आना था, रेजिडुअल वैल्यू का तो चेंज है नहीं। अब मसला क्या था? जो मैंने काम करवाना था ना, तुम लोगों ने नहीं करवाने दिया। चलो जरा 2-4 चीजें पढ़े, कोई नहीं, अब लंबी होगी क्लास, मुझे क्या, ये मेरे प्लान में तो नहीं था, मेरे प्लान में तो ये नहीं था। सॉरी, आई एम सॉरी। ये दोनों बच्चों से जुर्माना लें, इधर भी उधर भी, आप गर्ल्स उधर से जुर्माना ले लें, बॉयज आप इधर से जुर्माना ले लें, मुझे नहीं पता, मेरी क्लास तो अब शुरू हो रही। मैं गुस्सा करके ज्यादा पढ़ाता हूं। ले जी, पेज नंबर 484 पे आ जाएं। जी बच्चों, आइए, सेट शैल बी अप्लाइड ऑन व्हाट इन सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, फिर अकाउंटिंग फॉर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग फॉर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, अकाउंटिंग फॉर करेक्शन ऑफ। तो अकाउंटिंग सिखाता है हमें पॉलिसी चेंज की, अकाउंटिंग सिखाता है हमें ये एस्टीमेट चेंज की, अकाउंटिंग सिखाता है हमें ये आईए सेट प्रायर ईयर एरर की करेक्शन की। लेकिन उससे भी पहले ये हमें ये भी समझाता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को सेलेक्ट करते हुए ऑप्शन पकड़ लो कोई भी जो आपको मुनासिब लगे, लेकिन फिर उसको अप्लाई कैसे करना है ये आपने पढ़ा होगा, जो मैंने थ्योरी दी थी, कंसिस्टेंटली। अप्लाई कैसे करना है? कंसिस्टेंटली, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिनसे एमसीक्यूज बन सकते हैं बगैर पढ़े। ये मैंने नहीं होमवर्क दिया था जानबूझ के कि मैं यहाँ से पूछूंगा आपसे आगे खुद, और आप खुद ही बताएंगे, आगे नहीं पढ़ना। मुझे बताएं रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब क्या है? प्रीवियसली अप्लाई करके लाना है, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। अब इसकी डेफिनेशन स्टैंडर्ड ये लिखता है कि अप्लाई द, इधर देख लो फिर पढ़ लेना, अप्लाई द अकाउंटिंग पॉलिसी एज इट हैज़ ऑलवेज बीन अप्लाइड। जब से ये थी, जब से ये चीज़ अप्लाई हुई थी, हमारे पास आ रही है, तब से यही नई वाली अप्लाइड है। इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना। पढ़ो, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कहता है जी अप्लाइंग न्यू पॉलिसी टू ट्रांजैक्शन ब्ला ब्ला ब्ला। इसको छोड़ो, ऐसे ऐसे करो, ट्रांजैक्शन इवेंट सर्टेन कंडीशन छोड़ो। अप्लाइंग जितना हाईलाइट करो ना, असल में आप स्टैंडर्ड नहीं जाने, तो जितना हाईलाइट करूँ आपने भी उतना हाईलाइट करके याद रखना है। उसको थोड़ा याद करना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी चीज़ों को, ठीक है ना। वो साथ साथ बता रहा हूँ क्या याद करना होता है, स्टैंडर्ड नहीं है तो। Applying new accounting policy as if that policy had always been applied, बस। एमसीक्यू में निशानी लग जाएगी ना अगर को आ जाएगा तो, ठीक है, सही है। नेक्स्ट, रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट क्या होता है जी बताएं, इधर ना देखें, बताएं। मैंने कहा था एप्लीकेशन, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, और रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट प्रायर ईयर एरर करेक्शन के लिए होता था। तो अब हम इसके लिए क्या डेफिनेशन जहन में लाएं, फिर यहां से तो याद कर ही लेंगे कि एरर को ऐसे करेक्ट करो जैसे कभी था ही नहीं। एरर को ऐसे करेक्ट करो जैसे कभी था ही नहीं। करेक्टिंग रिकॉर्डिंग मेजरमेंट डिस्क्लोजर ऑफ अमाउंट्स ऑफ करेक्टिंग ऑफ अमाउंट्स एज इफ प्रायर पीरियड एरर हैड नेवर अकर्ड। वो आगे उसने ये लिखा होता है ना, रिकॉर्ड करते हुए गलती हुई है, मैयर करते हुए हुई है, या डिस्क्लोज करते हुए हुई है, ठीक है ना। वो गलती को की मिसालें बता रहा है, ठीक है ना। तो हमने तो बस इतना सा याद रखना है कि करेक्टिंग, गलती हुई उसको करेक्ट करो। करेक्टिंग अमाउंट्स, अमाउंट को ऐसे करेक्ट करो एज इफ प्रायर पीरियड कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। और ठीक है, ये एमसीक्यूज तैयार हो रहे हैं, ठीक है। और लास्ट है
प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, जी प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ये किस लिए होती है? चेंज इन एस्टीमेट के लिए, ठीक है। यानी कि रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन किसकी होगी? रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन चेंज इन पॉलिसी के लिए यूज होता है ये लफ्ज। रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट प्रायर ईयर एरर करेक्शन के लिए। करंट ईयर एरर करेक्शन के लिए क्या यूज होता है? कुछ भी नहीं। करंट ईयर एरर करेक्शन का हम किसी को क्यों बताएं? सही करके बस सही वाली चीज़ें लिख देते हैं। करंट ईयर एरर करेक्शन में कुछ नहीं होता, तभी तो नोट के अंदर करंट ईयर प्रेजेंट भी नहीं करते थे। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ये होता है, ओ भाई साहब, ये होता है चेंज इन एस्टीमेट के केस में, ठीक है। तो ये किसके लिए होगा? चेंज इन एस्टीमेट। अब प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ चेंज इन prospective application of change in accounting policy and recording of effect of change in accounting are applying new accounting policy। अच्छा, पहले सिर्फ एस्टीमेट चेंज की बात करता हूँ अलग से। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, ठीक है जी। क्या करना है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के बारे में क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट इन द करंट एंड फ्यूचर पीरियड्स अफेक्टेड बाय द चेंज। तो असल में ना अकाउंटिंग एस्टीमेट तो सिर्फ ये पढ़ा है। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब क्या है? इफेक्ट लेना अकाउंटिंग एस्टीमेट के चेंज का, इफेक्ट लेना करंट में और फ्यूचर में। प्रायर ईयर्स को नहीं छेड़ते थे। लेकिन IAS 23 का प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 याद करो। मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड बदला है। पहले बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुआ करती थी, एक्सपेंस आउट करने की इजाजत होती थी। अब उन्होंने कहा भाई ये इजाजत नहीं है, सिर्फ कैपिटलाइज हो सकती है। अगर आप चाहो तो आप 2004 ऑनवर्ड्स इसको अप्लाई कर लो, और चाहो तो प्रीवियसली कर लो। तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन हमारा सवाल ना बनना होता और 20X4 ऑनवर्ड्स अप्लाई करती, तो इसका मतलब यह है कि उसको रिट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेशन, तो उसकी एप्लीकेशन कौन सी बन जाती? प्रोस्पेक्टिवली। तो वो यहां पे ये उन्होंने लिखा हुआ था, तो मैं इसको हाईलाइट भी नहीं करता। बहरहाल प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ अ तो मैं इसको यूं कर रहा हूं फिलहाल। अकाउंटिंग एस्टीमेट के बारे में क्या है जी? प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग एस्टीमेट, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग एस्टीमेट इज रिकॉर्डिंग द, रिकॉग्नाइजिंग कहते हैं रिकॉर्डिंग को, ठीक है ना, इज रिकॉर्डिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज इन करंट एंड फ्यूचर पीरियड्स, ठीक है। अब दूसरा पढ़ा देता हूं, लेकिन ज़बानी समझाया है, उसको याद नहीं रखना, याद ऐसे ही रखना है, ठीक है ना। दूसरा पढ़ते हैं। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कैसे? बाय अप्लाइंग द न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी टू ट्रांजैक्शन अदर इवेंट्स एंड, ओ यार ये फिर लंबी कहानी होगी, 1 मिनट। बाय अप्लाइंग न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी आफ्टर द डेट एट विच द पॉलिसी इज चेंज। ये मैंने आपको बताया कि ऐसे होता नहीं है असल में। अगर वॉलंटरली चेंज करें तो ये ऑप्शन होता ही नहीं है। ये ऑप्शन सिर्फ तब आ सकता है जब या तो इम्प्रैक्टिकेबल है, पीछे जाना, डाटा ही नहीं, आग लगी, सारा कुछ सड़ गया, हमारे पिछले साल का डाटा ही नहीं है, या स्टैंडर्ड बदला है और उसने कहा है माफ़ी है। वरना वॉलंटरी चेंज के अंदर पॉलिसी चेंज हो तो प्रोस्पेक्टिव की इजाज़त नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की डेफिनेशन क्या है, मैं इसी के हिसाब से याद रखवाता हूँ। अकाउंटिंग एस्टीमेट का इफेक्ट लेना, रिकॉर्डिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट इन द करंट एंड फ्यूचर पीरियड्स अफेक्टेड बाय द चेंज। प्रीवियसली इसको जाके सही नहीं करना, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोस्पेक्टिव किसे कहेंगे? ये ऐसी बस एक आपको समरी सी बना के दी गई, यानी कि ये बातें पहले पढ़ाई जाती हैं, फिर टॉपिक पढ़ा जाता है, लेकिन हमने पहले टॉपिक पढ़ा है, उसके बाद हमें ये पता है, अब बस गुजरते जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या है? इफेक्ट ऑफ चेंज इज गिवन टू करंट एंड फ्यूचर, प्रीवियस ईयर्स को छेड़ते नहीं है। और रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? इफेक्ट ऑफ चेंज इज गिवन टू पास्ट, करंट एंड फ्यूचर, पास्ट, करंट एंड फ्यूचर। बाकी एप्लीकेशन और रीस्टेटमेंट में क्या फर्क है? रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है पॉलिसी चेंज के केस में, और रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट होती है एरर के केस के चेंज, एरर की करेक्शन के केस में, ठीक है ना जी। ओके, चलो
क्या मतलब कोई ऑप्शन ना हो? क्या मतलब? पॉलिसी चेंज हुई है, ऑप्शन ना हो का मतलब क्या है? ऑप्शन नहीं देगा तो फिर तो मजबूरी है। तो ये तो रूल है ना। रूल क्या है? रूल ये है, आपने सेलेक्ट करनी है अकाउंटिंग, अभी पढ़ाता हूँ, वैसे ये होमवर्क दिया था। सिलेक्ट होगी जो अकाउंटिंग पॉलिसी, या अब आपके ऊपर बाइंडिंग है कि इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करें। आपने इसको सिलेक्शन के बाद कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, तभी कंसिस्टेंसी अचीव होती है, जो एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की खसूसियात में है। फ्रेमवर्क के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। कंसिस्टेंटली इसको अप्लाई करना है। चेंज करने की दो ही वजूहात हो सकती हैं भाई। ऑप्शन ओ भाई, ऑप्शन चेंज कब कर सकते हैं? जब स्टैंडर्ड ही बदल जाए। अगर स्टैंडर्ड बदलेगा तो यहां पर ये हो सकता है ऑप्शन दे, हो सकता है ना दे। लेकिन अगर आपने चेंज किया है अपनी मर्जी से, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, लाजमी है रिट्रोस्पेक्टिवली जाना। लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव जाते हुए एक मजबूरी तो फिर भी हो सकती है, जो मैंने अभी ज़बानी बताई थी, डाटा ही नहीं, आग लगी थी, सारे रिकॉर्ड जल गए हमारे। पिछले साल के भी प्रॉफिट, पिछले साल ही नहीं है रिट्रो, आप 10 साल पुरानी पॉलिसी चल रही है, 10 साल छोड़ेंगे हम तो 5 साल तक जा सकते हैं जी, हमारे पास तो डाटा ही 5 साल का है। वो टैक्स वालों ने कहा था हमने 5 साल रखे हैं, उसके पहले वाले हमने जला दिया है। तो आई सेट कहता है ठीक है 6 साल, सॉरी 6 साल। तो आई सेट कहता है ठीक है 6 साल तक चले जाओ, जहां तक प्रैक्टिकेबल है जाओ। पॉलिसी चेंज को अप्लाई करना है ना, रिट्रोस्पेक्टिवली करना है, जहां तक पॉसिबल है जाओ, ठीक है ना। तो 6 साल का डाटा है, 6 साल तक जाओ। हमने कहा नहीं जी 2 साल का ही है, 2 साल तक जाओ। यार आग लगी थी, पिछले साल का डाटा नहीं, सिर्फ यही है, फिर इसी को कर लो। ये है इम्प्रैक्टिकेबल होना, ठीक है ना। तो क्या लाइन लिखी है यहां पर? अप्लाइंग अ रिक्वायरमेंट इज इम्प्रैक्टिकेबल when entity cannot apply it after making every possible effort to do। ये तो बेसिकली डेफिनेशंस थोड़ी बहुत लिखी हुई हैं, ठीक है ना। इम्प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? जो मर्जी कर लो। इसको क्या हो गया, लगता है इसकी भी बैटरी खत्म हो गई आप लोगों की तरह। मैं तो ठीक, मैं भी चाह, लेक्चर तो जारी है जी। अच्छा जी, चलें आगे देखें। अब कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन क्या है, ये ज़रा पढ़ के आइएगा। मैंने अब मतलब की चीज़ें सिर्फ पढ़ानी है 2-4, ताकि एमसीक्यू दे सकूं जी। वो उसी साल की बात हो रही है ना, करंट ईयर में ही चेंज करते हैं ना, पिछले साल तो नहीं चेंज कर ली था। एस्टीमेट चेंज का तरीका, वारदात ये है कि उसको पहले दिन से अप्लाई करते हैं, लेकिन इस साल के पहले दिन से करते हैं ना, पिछले साल पे तो नहीं चले जाते। तो चेंज तो करंट ईयर को ही किया है, मतलब नए एस्टीमेट वाली डेप्रिसिएशन लेते हैं हम। हाँ, क्या कहाँ? अप्लाइंग द न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी आफ्टर द डेट एट विच द पॉलिसी इज चेंज। तो पॉलिसी चेंज को किस दिन पे ले आए हैं? साल के पहले दिन पे। तो उसके बाद से नई पॉलिसी चलेगी, उससे पहले नहीं जाना। और ये पढ़ना, जरा पढ़ के आना, कंपैरेटिव क्या है, अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज को पढ़ना है, सारा पढ़ना है, क्योंकि मैंने कल ये पढ़ाना है। मैं आता हूं अकाउंटिंग पॉलिसीज पे, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी इंपॉर्टेंट है ये। अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में कहता है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है ये थोड़ा सा याद कर लें, ये थोड़ा सा याद कर लें। ये क्या होते हैं जी? प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशंस, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस अप्लाइड बाय एंटिटी इन प्रिपेयरिंग फंड। बस ये लाइन याद रख लें, कहीं एमसीक्यू में आ ना जाए, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, ये जितना मैंने बोला है ये इंपॉर्टेंट है। अब स्टैंडर्ड साथ नहीं जाने, वरना मैं तो एक लफ्ज़ नहीं याद करवाता था, स्टैंडर्ड पे ये चीज़ें हाईलाइट करवा देता था कि इन केस को ज़रूरत पड़े तो ओपन कर लेंगे। तो अभी ये थोड़ा बहुत जो है, इतने से ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ये तो करना पड़ेगा ना अब, ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर लिया आपने। अकाउंटिंग पॉलिसी में रिलेट टू, कहता है जी अकाउंटिंग पॉलिसी कब कब अप्लाई हो, कब कब कहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको नजर आएंगी। कहता है जी रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया जब डिटरमिन करना हो। हमने कहा क्या मतलब? कहता है यही, अगर बोरिंग कॉस्ट है, मतलब कैसे, क्या जी बोरिंग कॉस्ट? वही इंटरेस्ट ऐसे लोन पर जो क्वालिफाइंग एसेट के लिए लिया है, तो उसको कैपिटलाइज करना है। अब ये क्या है? रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया के बारे में स्टैंडर्ड की गाइडेंस है कि इसकी पॉलिसी क्या है। ऐसा इंटरेस्ट जो क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए लिए गए लोन पर दिया गया,
वो कैपिटलाइज होना है. नाउ दिस इज अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया. रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन स्पेसिफिकली ऑब्टेन्ड फॉर क्वालिफाइंग एसेट. इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लोन स्पेसिफिकली ऑब्टेन्ड फॉर क्वालिफाइंग एसेट. तो उसके बारे में क्या रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया है, उसको कैपिटलाइज करो. उससे क्या करो, कैपिटलाइज करो. अब ये आपने सेलेक्ट करना है और इसमें ऑप्शन नहीं है, आपने आगे भी इसको ऐसे ही कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है. इसको चेंज ही नहीं कर सकते अनलेस के स्टैंडर्ड खुद बदल जाए. IAS 23 में चेंज आ जाए अब दोबारा, जो कि अभी तक नहीं आई. ठीक है, स्टैंडर्ड ने जो ऑप्शन दिया होता है उसमें से जब आप सेलेक्ट करते हैं तो वो आपकी पॉलिसी बनती है. यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है. अब यहां पर इंटरेस्ट ऐसे लोन पर जो क्वालिफाइंग एसेट के लिए लिया है, पे किया अगर आपने, तो वो ऐसे भी कॉस्ट में ऐड करना है. अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये सेलेक्ट करना भी पड़ेगा और ये सेलेक्ट करते ही आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी भी बनेगी. अब आपकी बोरिंग कॉस्ट की क्या है अकाउंटिंग पॉलिसी, आप लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन स्पेसिफिकली ऑब्टेन्ड फॉर क्वालिफाइंग एसेट इज कैपिटलाइज्ड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट. नाउ दिस इज योर अकाउंटिंग पॉलिसी एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन. लेकिन आगे जाकर ऑप्शन वाले भी हैं कुछ, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल, इनिशियली तो कॉस्ट पे लेकर आए, सब्सिक्वेंटली कॉस्ट मॉडल पे रख लो या फेयर वैल्यू मॉडल पर. अब ये क्या है, ऑप्शन. इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लोगे, वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बन गई. अब उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है. ठीक है, FIFO या एफको है. ठीक है, FIFO या एफको है. स्टैंडर्ड कहता है जो मर्जी करो, स्टॉक को FIFO पे रखो या एफको पे रखो, आपकी मर्जी है. FIFO पे रखो या एफको पे रखो, आपकी मर्जी है. आपने FIFO सिलेक्ट कर लिया, अब ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है. अब इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है. ठीक है, वो सही है. अच्छा, उसके बाद रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया से रिलेटेड मैंने कहा पॉलिसी क्या हो सकती है, मिसाल दी. मेजरमेंट बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 एग्जांपल्स दे दी ICAP ने. तीसरा, प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है. IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट के चैप्टर में पढ़ा के आया था. डिस्क्लोजर के अंदर क्या लिखना होता है कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ की है. वो प्रेजेंटेशन की ही तो अकाउंटिंग पॉलिसी होती थी कि जी डेफर्ड ग्रांट को हम अलग रखते हैं या एसेट की कैरिंग वैल्यू में से नेट कर लेते हैं. ग्रांट इनकम को अलग शो करते हैं P&L में या उसको रिड्यूस्ड एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं. अब ये क्या था, ये प्रेजेंटेशन ही थी, प्रेजेंट कैसे करना है ग्रांट को किताबों में. अब ये जब ऑप्शन है, एसेट को नेट करो, ग्रांट को एसेट में से नेट करो या ग्रांट अलग रखो एसेट अलग रखो, ऑप्शन है. जब कोई एक सिलेक्ट कर लिया, अब ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है. अब इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है. ग्रांट इनकम को अलग रखना है, एक्सपेंस को अलग रखना है या इनको नेट करके शो करना है, ये ऑप्शन है. जब कोई एक सिलेक्ट कर लिया तो ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी. अब इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है. ठीक है, ये लिखा हुआ यहां पे कि प्रेजेंटेशन डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट आइदर सेपरेटली और बाय डिडक्टिंग फ्रॉम कैरिंग अमाउंट. ये क्या है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी है. इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लो तो ठीक है. या क्लासिफाइंग कमीशन अर्नड एज रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस हैविंग प्रीवियसली क्लासिफाइड एज. बेसिकली ये एक एग्जांपल उसने इस तरह से दी है. वो कहता ये है कि मिसाल के तौर पे हम धागा बनाने वाली कंपनी है. ठीक है जी, और धागा जो है वो हम बनाकर जो बेचते हैं, ये हमारी मेन स्ट्रीम इनकम है, सेल इसमें आएगी. अच्छा, कभी कभी ना हम साथ वाली फैक्ट्री वालों के धागे को भी लेकर उनसे आगे बेच देते हैं, यानी कि कमीशन. तो वो कमीशन जो है वो हमारी मेन इनकम नहीं होती, वो कमीशन इनकम अदर इनकम में आती है. ठीक है, मिसाल के तौर पे 50 रुपये. ठीक है ना जी, इसको क्या डेथ पड़ गई है. ये जी मामला था पिछले साल तक. अब इस साल क्या हुआ, हालात इतने ख़राब हुए, हमारी अपनी फैक्ट्री बंद हो गई. ठीक है, तो अगले साल हमारी मेन स्ट्रीम वाली सेल तो ख़त्म हो गई. हम खुद तो बना के नहीं बेच रहे, लेकिन हमारे चूँकि लिंक्स थे, हमारे हालात ख़राब हुए हैं, हमारे अवंडियों के नहीं हुए थे. ठीक है, हम सायों के नहीं हुए थे. धागा लोग बना रहे थे, उनके पास इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, हमारे पास थे. तो हमने क्या किया, हमने कहा चलो अपनी फैक्ट्री बंद है तो कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करते हुए हम इनका माल बिकवा देते हैं और कमीशन अपना ले लेते हैं. अब हुआ क्या, हुआ ये कि आपकी ये जो कमीशन इनकम पहले आपकी अदर इनकम थी, अब चूंकि आपकी मेन कोर एक्टिविटी क्या बन गई, कमीशन पर, ये नहीं लिखता आज, कमीशन पर इसको बेचना. तो ये अब आपका सेल्स या रेवेन्यू समझ लें, रेवेन्यू कह देता हूँ, रेवेन्यू आपका अब क्या बन गया,
मिसाल के तौर पे इस दफ़ा ये 500 रुपये आपने लोगों का स्टॉक बेचा और उससे कमीशन में 500, वेले बैठे थे बस कमीशन कमाई गए। अब देखो अदर इनकम से रेवेन्यू बना है ये कमीशन। पहले पिछले साल क्या था? अदर इनकम। अब ये क्या बना? रेवेन्यू। तो ये भी क्या है? स्टैंडर्ड कहता है ये भी प्रेजेंटेशन की अकाउंटिंग पॉलिसी थी कि कमीशन अदर इनकम में आता है, ये अब चेंज हो गई है इस साल में। ठीक है, ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि एमसीक्यूज होमवर्क में जाने हैं ना, तो आपको फिर पता लगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। ये कितने बच्चों ने पढ़ा था? इतनी बात समझ आई थी? अब समझ आ गया? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। अब आपका लेवल डिफरेंट है, इसीलिए कहा है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट पढ़ के आना, उसमें ज़्यादा मसले आने हैं आपको जी। लेकिन एमसीक्यू उसके बगैर भी हो जाने हैं, पर वो थ्योरी चूंकि लिखी हुई है तो वो मैंने पढ़ानी है। ओ भाई कितने गया जी, डन है। अब इधर देखो, ये नहीं देखने देंदा, अब जाओ। अच्छा जी, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। वो कहता है जहां पर तो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली अप्लाई हो जाए वहां पर तो वही अकाउंटिंग पॉलिसी लगेगी जो स्टैंडर्ड कहता है। जैसे एक चीज़ IAS 16 के अंदर फॉल कर गई PPE, तो अब IAS 16 की सारी बातें मानो। ठीक है, when an IFRS specifically applies to a transaction event or condition, the accounting policy applied to that item shall be determined by applying the IFRS. For example, inventories के लिए IAS 2 लगता है, PPE के लिए IAS 16 लगता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए IAS 40 लग जाता है। ठीक है ना, तो कहता है अगर तो किसी चीज़ के ऊपर कोई स्टैंडर्ड ऑलरेडी बना हुआ है तो चुप करके उसे अप्लाई करो। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो? मैनेजमेंट अपनी जजमेंट यूज़ करे। यानी आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अकाउंटिंग की फील्ड के पढ़े लिखे लोग हैं, जाग के पढ़ते रहे थे आप, तो आप लोग इतनी समझ रखते हैं कि आप एक चीज़ को देखकर उससे अंदाज़ा लगाएं ये एसेट नेचर की चीज़ है या ये लायबिलिटी है या इससे फ़ायदा आज ही आना है या इसे एक्सपेंस कहें। इतनी अकाउंटिंग तो आप जान ही चुके होंगे ना बड़े होते, तो आप अपनी जजमेंट लगाएं। ठीक है, और जजमेंट लगाकर अकाउंटिंग पॉलिसी डेवलप कर लें और फिर उसको अप्लाई करें। डेवलपिंग एंड अप्लाइंग एन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, अब इस जजमेंट को, अच्छा वो क्या कह रहा है, क्या कर लो? मैनेजमेंट क्या करे? मैनेजमेंट शैल यूज, पहली बात स्पेसिफिकली अप्लाई हो रहा हो तो वही अप्लाई करो, और अगर इन द एब्सेंस ऑफ IFRS हो तो क्या करेंगे? मैनेजमेंट शैल यूज इट्स जजमेंट इन डेवलपिंग एंड अप्लाइंग द अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, अब अपनी सोच लगाकर कोई ना कोई पॉलिसी बनाओ, और उसका फ़ायदा क्या हो? उसका फ़ायदा ये हो कि इन्फॉर्मेशन आपकी रेलेवेंट हो जाए, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग ऑफ, ठीक है, रिलायबल हो, और इसके अंदर कुछ खसूसियात होती हैं। ये मैं आपको फ्रेमवर्क में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो ये A और B की मैं ज़्यादा बहस नहीं कर रहा, ये मैं आपको कहाँ पे पढ़ाऊंगा जी? फ्रेमवर्क का टॉपिक हमने करना है। ठीक है, मैं इस वक्त सिर्फ ये पॉइंट आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ जो ज़्यादा अहम है, और वो क्या है? ये गाइडेंस है कि अगर आपको मिसाल के तौर पे कोई चीज़ आपके सामने आती है और आप उसको देखकर कहते हो यार इसका कोई स्टैंडर्ड अपना तो मौजूद है नहीं, हाँ ये ना ये एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर जो है वो एक एसेट ही होता है ना नज़र आने वाला। IAS 38 मिसाल के तौर पे इस दुनिया में एग्जिस्ट, आपकी दुनिया में तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं ना करता, भी नहीं ना पढ़ा हुआ आपने। ठीक है, आप कहते हो ये एक एसेट है, इसकी नेचर ऐसी है कि इससे फ़ायदा आएगा सॉफ्टवेयर से, अगले कई साल आएगा, तो इसको आप एसेट कहेंगे। अब इस जैसा एक स्टैंडर्ड मेरे पास है IAS 16, तो जैसे उसमें चलाते थे ना, आज रिकॉर्ड करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसको डेप्रीशिएट कर देंगे। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सिमिलर स्टैंडर्ड को ढूंढो। तो पहला स्टेप क्या है? सिमिलर स्टैंडर्ड को ढूंढो। कहता है इन मेकिंग सच जजमेंट, भाई ऐसे नहीं कहने बाद जजमेंट करो, पहले क्या करो? कोई मिलता जुलता स्टैंडर्ड देख लो। अपनी हमारी जो ये IFAC है ना, हमारी बॉडी, ये IFRS जो बनाती है, अगर इनके पास नहीं मिल रहा तो किसी हमसाई बॉडी से पूछ लो। जैसे US गैप्स वाले, US वालों के जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, उनके स्टैंडर्ड्स को देख लो। वो भी अकाउंटिंग बॉडी है, उन्होंने अगर किसी चीज़ के बारे में स्टैंडर्ड बनाया और आपके पास नहीं है वैसा, तो मिलता जुलता देख लो। ठीक है, एम नहीं जजमेंट, अन्य वाई जजमेंट बनाओ। अगर फिर भी कुछ ना मिले, ना सिमिलर IFRS मिले, ना किसी हमसाया बॉडी के पास कोई ऐसा स्टैंडर्ड है कि वो आपकी उस स्पेसिफिक आइटम के बारे में कुछ बताए, तो फिर आओ और अपनी बुनियाद पे बैठकर सोचो, लगता तो एसेट है
क्योंकि फायदा कई साल आएगा सोहेल बड़ाइज की तरफ से, ठीक है। तो इसको आज रिकॉर्ड करें, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस बनाएंगे, ठीक है ना। ये है ऑर्डर, पढ़ो। इन मेकिंग सच जजमेंट मैनेजमेंट शुड कंसिडर फॉलोइंग सोर्सेज। नंबर 1, IFRS डीलिंग विद सिमिलर एंड रिलेटेड, कोई सिमिलर IFRS ढूंढो। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये बुनियाद पे बैठो, या अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज की तरफ से। वैसे नंबरिंग वैसे ये होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलर स्टैंडर्ड ढूंढो। नंबर 2, कोई सिमिलर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी की तरफ जाओ, जैसे US गैप्स वाले हैं, उनसे पूछो। और नंबर 3 क्या करो, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये जो मैंने कहा अभी पढ़ाना है आपको, ठीक है ना, बुनियाद पे चले जाओ। कोई भी चीज़ एसेट क्यों है, लाइबिलिटी क्यों है, एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होती है, ये फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क है जिसकी बुनियाद पे सारी अकाउंटिंग बनी हुई है। वो भी पढ़ेंगे हम, एक लेक्चर लगाएंगे उस पर, ठीक है। हालांकि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे जी। अच्छा जी, मैंने कहा था वैसे कि ये बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बाय द वे आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी है वो ऐसे करनी है कि वो आपके डिसीजन मेकर के लिए रेलेवेंट हो और रिलायबल हो। अब उसके अंदर कुछ खसूसियात होती हैं। रेलेवेंट कब होती है, इन्फॉर्मेशन फ्रेमवर्क में पढ़ाऊंगा। रिलायबल कब होती है, जब उसमें कुछ ये चीज़ें हों। अब ये कब बताऊंगा, जब फ्रेमवर्क पढ़ाऊंगा। यही तो अर्ज किया है। आंख लग क्यों नहीं मुंडे दी। अच्छा जी, अकाउंटिंग पॉलिसीज को अप्लाई करना है कंसिस्टेंटली, ठीक है। इसको पढ़ा था, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें जी। तो 3.3 में, तो अभी 3.3 में 3.3 में नहीं पहुंचा जी। क्वेश्चन 0.4 में कोई मसला, इजी था, पढ़ के देखा था। बस इतनी सी बात यहां बतानी थी कि इसको अप्लाई करना होता है आपने अकाउंटिंग पॉलिसी को, ठीक है जी। तो पहली बात, अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या चीज़, ये याद रखना है आपने बस। उसके बाद ये एग्जाम्पल्स बस पढ़ ली, समझ आ गई, याद नहीं करना। लेकिन जब भी इधर से गुजरना है रिवीजन करते हुए, एक नज़र इनको डाल देनी है, MCQs में काम देती हैं चीज़ें, ठीक है। जैसे आपको MCQs में जाकर लिखेगा, ये वाला पॉइंट लिखकर कहेगा वेदर इट इज़ अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज या एस्टीमेट चेंज या एरर, तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। इसलिए एक नज़र डाल के गुजर जाना, याद नहीं करना, याद सिर्फ ये रख लेना, ओके। सिलेक्शन कैसे करोगे, स्टैंडर्ड मौजूद है तो स्टैंडर्ड लगाओगे, नहीं तो ये काम करोगे। सिलेक्ट हो गई, अब एक बार सिलेक्ट हो गई तो क्या करोगे, अप्लाई करोगे कंसिस्टेंटली। ये पढ़ लिया था, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना कल पूछ लेना, आज पढ़ लेना जिन्होंने नहीं पढ़ा, अभी भी गैरत कर लें। MCQs इसमें से आते हैं, आपको पसंद है इसके MCQs, ठीक है, फिर ना कहना खबर ना हुई। उसके बाद जब एक बार सिलेक्ट कर लिया तो कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। चेंज कब कर सकते हो, ये भी पढ़ा दिया था ज़बानी कलामी। चेंज कब कर सकते हो, कहता है जी अगर चेंज, इधर देखो, पहली बात तो ये कर रहा है, एंटिटी शैल चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी ओनली इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड बाय एन IFRS। स्टैंडर्ड ही बदल गया। IAS 23 पहले ऑप्शन देता था, ऑप्शन खत्म। लाइफो पहले होता था, खत्म। स्टैंडर्ड ही बदल गया। अब एक एक कंपनी जो है वो पहले अपने IAS 23 के अंदर, मतलब बोरिंग कॉस्ट के अंदर क्या करती थी कंपनी, कि वो इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस करती थी। अब इसने कैपिटलाइज करना है, इसकी मजबूरी है, क्योंकि स्टैंडर्ड बदल गया, ऑप्शन नहीं है। लाइफो पर एक कंपनी चल रही थी, होता था 2002-3 में, मेरा हमारे पढ़ने से पहले लाइफो होता था। लाइफो पर एक कंपनी चल रही थी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लाइफो ही खत्म कर दिया स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड ऐसे बदला, अब मजबूरी है, ठीक है। तो क्या कर लोगे आप, रिक्वायर्ड बाय IFRS है अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज, तो करना पड़ेगा। तो चेंज कब कर सकते हो, जब स्टैंडर्ड ही बदल जाए, स्टैंडर्ड रिक्वायर कर ले। ऐसी सूरत के अंदर फॉलो भी स्टैंडर्ड की बात को करोगे। अगर स्टैंडर्ड कहता है कि आपको ऑप्शन है कि आप प्रोस्पेक्टिवली चलें, तो आप प्रोस्पेक्टिवली चल लें। वो कहता है अगर आपको लाजमी है कि रिट्रोस्पेक्टिवली चलें, तो फिर उसकी बात माननी पड़ेगी। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा ट्रांजैक्शनल प्रोविजंस गिवन इन, यानी जो बदला है उसने खुद ही बताना है कि करना क्या है। और अगर चुप होगा, स्टैंडर्ड बदला, खुद बताएगा क्या करना है, रिट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव, ऑप्शन दे भी सकता है। लेकिन अगर चुप हो गया तो बाय डिफॉल्ट अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज क्या है, रिट्रोस्पेक्टिव, ये लिखा होगा यहां पे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट को लगता है कि हमारे इस चेंज करने से
कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे जाने से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, या फाइफो से एफको में जाने पे इन्वेंट्री के अंदर ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन यूजर को मिलेगी, तो वॉलंटरी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन वॉलंटरीली चेंज करने में ऑप्शन कोई नहीं है, कोई ट्रांजिशनल प्रोविजन नहीं है। यहां पे तो लाजमी है कि आपको रिट्रोस्पेक्टिवली जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइफो से एफको पे आ जाओ, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे, या इंपॉर्टेंट ऊपर वाले तो समझ आते हैं ना। ये क्या है? IAS 16 में रीवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे आना। देखें जी, बात पता है क्या है? कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना IAS 16 के अंदर ये ट्रीट करना सीख के आ चुके हैं हम। आ चुके हैं, बोलो। IAS 8 पढ़ा, इसमें तो रीस्टेटमेंट पॉलिसी चेंज हो तो वो शुरू से चेंज करके लाते हैं, ऐसे ही है ना, शुरू से चेंज करके लाते हैं। जैसे यहां पे पहुंचे तो हमने कहा या तो रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना है। IAS 16 वाला रीवैल्यूएशन मॉडल जो है कॉस्ट से रीवैल्यूएशन वगैरह, या तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है या फिर कोई गड़बड़ है। तो आपने पहले कहा सर ये तो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं लगता, क्योंकि हम तो इसकी अकाउंटिंग पढ़ के आ चुके हैं और हमने दोबारा नहीं पढ़ी भी नहीं है यहां पे, तो इसमें तो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करते थे। जब कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे आते थे, हर अगली रीवैल्यूएशन पिछले को नहीं छोड़ देते थे, जाने देते थे। क्या हो क्या रहा है? तो स्टैंडर्ड ने कहा, IAS 8 ने, भाई ये IAS 16 वाला रीवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट ये जो है ये है तो चेंज इन पॉलिसी, लेकिन इसकी अकाउंटिंग मैं नहीं सिखाऊंगा। ये रिट्रोस्पेक्टिव वगैरह वाली कोई नहीं होनी, इसकी अकाउंटिंग IAS 16 से जाके पूछो वो क्या कहता है। और 16 ने वही कहा हुआ था जो हम कर रहे थे, नेट रिप्लेसमेंट करो या ग्रॉस रिप्लेसमेंट करो, और तो हम नेट रिप्लेसमेंट जो करते आ रहे थे वो मेथड सिखाया हुआ है। यानी MCQ में क्या पूछेगा आपसे? MCQ में कहेगा IAS 16 के अंदर कॉस्ट से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना ये चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी है या नहीं है? अब आप कहोगे पढ़ा तो नहीं है, लगता है नहीं है। ठीक है, तो याद रखना अकाउंटिंग पॉलिसी है ये, चेंज इन अकाउंटिंग कॉस्ट से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना। IAS 16 के अंदर कॉस्ट से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज तो है, लेकिन ये IAS 8 के अंडर अकाउंट फॉर नहीं होता। इसकी अकाउंटिंग वही है जो IAS 16 में हमने सीख ली। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है, लेकिन इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट IAS 8 वाला नहीं है, IAS 12 वाला। ठीक है, ये सबसे अहम बात मैंने ये सिखानी थी आपको। वही रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। हाँ भी, इसमें क्या मसला है तुम्हें? Change in accounting policy shall be applied retrospectively as if new policy had always been applied, except to the extent that it is impracticable to determine the, ठीक है, ये समझ आया? That it, अगर impracticable हो जाए तो determine either period specific effect और cumulative effect। क्या मतलब? या किसी एक पीरियड का या सारे पीरियड्स का इफेक्ट निकालना impracticable है तो फिर मजबूरी है, वापस नहीं जा सकते। ठीक है, अब आगे वो क्या कहता है? Retrospective application has 3 steps: apply new policy in current period, apply new policy in comparative as if new policy had always been applied, for periods before adjust the opening of the earliest। ये बेसिकली मैं ऐसे समझाता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते थे, ओपनिंग 2 बार आता था, याद है? अब उसने कहा है पॉलिसी करंट पीरियड उसने 2023 का है। ठीक है, ये क्लोजिंग 2022 का, ये क्लोजिंग 2000, वो ये कह रहा है। बस 3 स्टेप्स हैं। कहता है जी बातें ना करो ना यार, कोई बोली जा रहा है, कोई गैरतमंद पता नहीं। 2023 2000 गुस्से में मैंने फिर और पढ़ा देना 22 2022 बस जी। अब वो क्या कह रहा है? अकाउंटिंग पॉलिसी में अप्लाई करो न्यू पॉलिसी करंट पीरियड में कहते थे ना हम 23 के प्रॉफिट की गलती 23 में सही करो, गलती मतलब नई पॉलिसी लगा लो। फिर अप्लाई करो न्यू पॉलिसी इन कंपैरेटिव, 22 की गलती 22 में सही करो। और तीसरा फॉर पीरियड्स बिफोर कंपैरेटिव, फॉर पीरियड्स बिफोर कंपैरेटिव यानी कि पिछला साल है ये हमारा 22 वाला, इससे कंपैरेटिव है ना, ये कंपैरेटिव से पिछले साल को क्या करते थे, पिछले साल के क्लोजिंग में या इस साल के कंपैरेटिव के ओपनिंग में सही कर लेते थे। तो वो कह रहा है फॉर पीरियड्स बिफोर कंपैरेटिव एडजस्ट द ओपनिंग बैलेंसेस, एडजस्ट द ऑफ अर्लीस्ट कंपैरेटिव पीरियड। अर्लीस्ट कंपैरेटिव पीरियड क्या है? ये 23 में हम खड़े हैं तो इससे पिछला 22 है, यही अर्लीस्ट कंपैरेटिव पीरियड है, और इसकी ओपनिंग के अंदर हम एडजस्टमेंट करते थे, यही लिखा हुआ।
ठीक है और सही है। अब इसको पढ़ना, इस एग्जाम्पल को सामने रख के समझ आएगा। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी क्या है? वो कहता है रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन माइट बी इम्प्रैक्टिकेबल। अगर ऐसा हो गया है, जैसे मैंने आपको मिसाल में बताया है कि आपने कहा वो जी 10 साल से पुरानी ये पॉलिसी चल रही, 10 साल से कंपनी चल रही है तो लाइफो यूज़ कर रहे थे, अब बदल गए तो हम क्या करें, हमारे पास तो 10 साल का डाटा नहीं है। तो किसी ने कहा टैक्स वाले 6 साल का रखवाते हैं, वो तो है ना, चलो 6 साल पे तो सही करो। नहीं चलो ठीक है वो तो कर लेते हैं, वो कर लिया, ठीक है, या और डाटा नहीं निकल सक रहा होता, नहीं कहा नहीं यार पिछले साल का सिर्फ डाटा है, उससे पीछे है ही नहीं, ठीक है 2 पिछले साल तक कर लो, नहीं पिछले साल का भी नहीं है, और 22 ही साल कर लो, पर कर लो, इस साल का डाटा है कि वो भी नहीं है तो वो तो होता ही है, ठीक है ना। तो इम्प्रैक्टिकेबल अगर हो जाए तो कहता है स्टैंडर्ड जहां तक हो सके वापस जाओ फिर भी, ठीक है। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन माइट बी इम्प्रैक्टिकेबल, इन दिस केस कंपनी मस्ट अप्लाई इट फ्रॉम अर्लीस्ट पीरियड पॉसिबल, दिस मे बी द करंट पीरियड, ठीक है। अच्छा जी, ये देखो ये वो पॉइंट लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने पहले बता दिया माजरत। द इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल अंडर IAS 16 और IAS 38 is a change in accounting policy but shall be dealt within accordance with IAS 16 or IAS 38 respectively, not in accordance with IAS 8. It means no retrospective application required, no disclosure, ठीक है जी। ये MCQs में यूज होती है चीज, ओके। और ये एस्टिमेट, ये अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसको दोबारा रीड करना, बस ये बस 2 लाइनें पढ़ा दूं, हिम्मत कर लोगे जरा थोड़ी सी, इतनी देर बैठे हो तो, नहीं तो जाओ फिर। कहता है ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है, क्या? एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजैक्शन और इवेंट दैट डिफर्स इन सब्सटेंस फ्रॉम दोज प्रीवियसली। कहता है पहले हम प्लांट्स लिया करते थे, एग्जाम्पल में कह रहा है प्लांट्स हम लिया करते थे परचेजिंग, पहले हम प्लांट्स खरीदा करते थे, जो भी प्लांट जरूरत पड़ते थे हमें, हम प्रोडक्शन के लिए यूज करने होते थे ना प्लांट, हम खरीद लिया करते थे। अब हमने आपस में डायरेक्टर्स ने बैठ कर डिसीजन लिया है कि यार अब के बाद ना कोई प्लांट खरीदना नहीं, इकट्ठे पैसे सारे निकल जाते हैं, ऐसा करेंगे लीज करवा लिया करेंगे, साथ साथ कमाई जाएंगे, साथ साथ पैसे उतारी जाएंगे। तो पहले हम एसेट्स को परचेज किया करते थे, अब हम उन एसेट्स को, प्लांट्स को ये लीज पे लेने की पॉलिसी की तरफ चले गए हैं। तो क्या ये पॉलिसी है? स्टूडेंट कहता नहीं, ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है। पढ़ो, स्विचिंग टू परचेजिंग plant using leases from previous policy of purchasing plant for cash, it is a business policy, it is not an accounting policy, ठीक है। इसलिए इसको आपने अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं कह लेना। डन। नेक्स्ट, आपके पास पहली बार लोन आया है, इससे पहले कभी क्वालिफाइंग एसेट वाला लोन था ही नहीं, 10 साल से आप चले आ रहे हैं, अपने पैसों से प्लांट, बिल्डिंग, एसेट्स बनाते थे। पहली बार ऐसा किया आपने इस साल कि आपने इस साल में एक एसेट बनाया है जिसके ऊपर आपने लोन लेकर उसको यूज़ किया है, तो आपका क्वालिफाइंग एसेट था, तो बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। अब कोई आपसे आगे कहे इतनी बिल्डिंग्स पहले जो बनाई उन पे तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं किया, चलो शाबाश, चेंज इन पॉलिसी। आप कहोगे भाई साहब IAS 23 पहली बार जिंदगी में अप्लाई हुआ है, इससे पहले हम पे अप्लाई नहीं होता था, तो इसको फर्स्ट एडॉप्शन या फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ऑफ IAS 23 तो कह सकते हो, चेंज इन पॉलिसी नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये भी चेंज इन पॉलिसी नहीं है। द एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजैक्शन इवेंट दैट डिड नॉट अकर प्रीवियसली और वर इमटेरियल, ठीक है। कहता है कंपनी हैज ऑब्टेन्ड लोन फॉर फर्स्ट टाइम फॉर क्वालिफाइंग एसेट, देन पॉलिसी टू कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट शैल नॉट बी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, या एंटिटी हैज रिसीव्ड फर्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट एंड इज अप्लाइंग द डेफर्ड इनकम मेथड। वो एक चीज ही पहली बार आई है, आप कह रहे हो कि जी ये चेंज है, और चेंज नहीं है, पहली बार है। हाँ, अब अगली बार अगर कोई चेंज आए तो फिर वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बनेगा, ठीक है। जो नोट हमने बनाया था उसकी शक्ल और इसकी अंग्रेजी को पढ़ के देखिएगा जरा, आइटमें पूरी होती हैं या नहीं होती हैं, ये मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके MCQs को आज करना है हिम्मत करके, ठीक है। कितने सवाल दिए मैंने होमवर्क में उधर सुबह वाली क्लास में? बहुत ज़्यादा। चलें, अच्छा अगर वो बहुत ज़्यादा है ना तो इसका कोई हल करता हूं मैं आपको कुछ एक MCQs निशान लगा के देता हूं, सिर्फ वो कर लें जी। MCQ नंबर 17 कर लीजिएगा, ठहरें ये रहने दें, ये आज रहने दें। 18 कर लीजिएगा,
एक MCQ है, पता है 18 के साथ 19 भी हो जाएगा, एक ही करना है तो ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब सवाल एक ही है, रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ने पर पता लगेगा दो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं ना, ठीक है। तो आप पहले एक सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा, फिर ध्यान से रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिएगा। 18 19 हो गए। 18 19 के बाद ये छोटे छोटे हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं 18 से ऑनवर्ड्स बस सारे कर लो, बाकी सारे ऐसे ही हैं बस। ये सिर्फ जो वो कैलकुलेशन वाला है, बाकी सारे सिर्फ रीड करते जाना है और उनका यस नो मतलब सही गलत आपने निकालते जाना है। और ये हैं भी पास पेपर्स के, इसमें कोई कैलकुलेशन वाला नहीं है, आप देख रहे हैं कोई कैलकुलेशन वाला नहीं है सिवाय इसके और ये इसके, तो एक दो कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो 17 ऑनवर्ड्स आपने 18 ऑनवर्ड्स आपने MCQs करने हैं, बाकी पिछले न कीजिएगा। ये पहले मैं डिस्कस करूंगा कल, उसके बाद फिर आगे चलूंगा। अल्लाह हाफिज़।